वह सबॉर्डिनेट उस हमले को बीच में ही रोक देता है और हमलावरों के प्रति अपनी घोर नफरत दिखाते हुए जमीन पर थूकता है। हमलावर हैरान होकर स्वीकार करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अकल्पनीय शारीरिक ताकत है। वह अपने दुश्मन को घूरते हुए सोचता है कि क्या वह शारीरिक मार्शल आर्ट का कोई माहिर खिलाड़ी है। वह इस बात पर आश्चर्य जताता है कि इस मामूली गुंडे ने उसके विनाशकारी वार को इतनी आसानी से कैसे झेल लिया। वह मन ही मन इस अचानक मिली चुनौती को दिलचस्प पाते हुए एक दुष्टता भरी मुस्कान बिखेरता है। अब वे दोनों विशालकाय योद्धा सबके सामने आमने सामने खड़े थे। हमलावर बदतमीजी से अधीनस्थ को नीचा दिखाते हुए उसे सिर्फ एक रखवाला कुत्ता कहता है। इस अपमान के जवाब में अधीनस्थ का पूरा शरीर गुस्से के एक धधकते हुए औरा से सुलग उठता है। वह गर्व से अपनी असली पहचान उजागर करते हुए कहता है कि वह उत्तरी सेना का एक सैन्य कमांडर है। वह हमलावरों को धमकी देता है कि वह उनके जैसे ढोंगी भगवानों का खात्मा करने में ही महारत रखता है। तभी दुश्मन के दो और आदमी एक विशाल काले रंग का ताबूत लेकर आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों को एहसास होता है कि उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में शीर्ष सैन्य बलों से ताल्लुक रखता है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए सोचते हैं कि उसकी इस भारी ताकत का राज उसका सैन्य बैकग्राउंड ही है। तभी अचानक वह ताबूत अंदर से टूट जाता है और उसमें से संप्रदाय का युवा गुरु बाहर निकलता है। वह घमंड और श्रेष्ठता की भावना से चूर होकर ताबूत के ऊपर खड़ा हो जाता है। वह एमसी की पत्नी को डराने के लिए उसकी तरफ एक ठंडी और क्रूर नजर डालता है। वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसे धमकी देता है कि अब वह यातना का असली मतलब समझेगी। मंच के पीछे खड़ी पत्नी अत्यधिक डर और तनाव से कांप रही थी। वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उससे पूछता है कि क्या वह मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार है। भीड़ इस भयानक दृश्य और धमकी को गहरे खौफ और सन्नाटे में देख रही थी। इस खौफनाक माहौल के बीच अचानक मैदान में मुख्य किरदार एमसी की एंट्री होती है। उसकी गोद में उसकी नन्ही बेटी थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उस अहंकारी युवा गुरु के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सफेद बालों वाला वह यंग मास्टर एमसी के साधारण लुक को देखकर उसकी पहचान पर मजाक उड़ाता है। वह एमसी को ध्यान से देखता है और शुरू में उसे एक बेहद कमजोर इंसान समझता है। वह घृणा से नोटिस करता है कि एमसी के शरीर में इंटरनल एनर्जी का नामो निशान तक नहीं है। वह बेवकूफ़ी में जल्दबाजी से यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि एमसी सिर्फ एक बेकार कचरा है, लेकिन एमसी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। लड़ाई शुरू करने से पहले वह अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित करना चाहता था। इस सारे हंगामे के बीच वह शांति से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। वह बड़े प्यार से उससे कहता है कि वह बच्ची को ले और तुरंत कार में चली जाए। वह उससे कहता है कि कार में जाकर म्यूजिक वॉल्यूम को फुल कर दे। वह समझाता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी मासूम बेटी इन दुश्मनों के गाजर मूली की तरह काटे जाने की आवाज़ें सुने। पत्नी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए गहरी चिंता से उसकी तरफ देखती है और उसे बहुत संभल कर रहने को कहती है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। सफेद बालों वाला युवा गुरु इस बात से आग बबूला हो जाता है कि एमसी उसे नजरअंदाज कर रहा है। वह उसे अपनी मर्जी चलाने से रोकने का फैसला करता है। वह अहंकार से घोषणा करता है कि उसकी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। वह गुस्से में चिल्लाता है कि उसके आदेशों की नाफरमानी करने की हिम्मत किसने की। वह अपना हाथ उठाता है और अपनी छिपी हुई ताकतों को गोलीबारी करने का सख्त आदेश देता है। तभी दर्जनों छिपे हुए तीरंदाज सामने आ जाते हैं, जिससे साफ था कि यह पहले से तय किया गया एक जाल था। हजारों जानलेवा तीर एक साथ एमसी की तरफ बरसने लगते हैं। ईएमसी बेहद शांति से सिर्फ एक शब्द बोलता है और तीरों को रुकने का आदेश देता है। वह तीरों का घना बादल अचानक उसके छूने से ठीक पहले हवा में ही जम जाता है। उसकी इस असीम शक्ति के सामने ऐसा लग रहा था मानो समय खुद थम गया हो। उन हवा में लटके तीरों को देखकर उस विशालकाय हमलावर योद्धा की आंखें सदमे और खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए सोचता है कि यह कौन सी भयानक शक्ति है जिसने इस हमले को रोक दिया। शुरू में उसे लगता है कि एमसी खुद को बचाने के लिए किसी उन्नत इंटरनल एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जल्द ही असली सच्चाई समझ आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। यह कोई ऊर्जा कवच नहीं था, बल्कि यह केवल हवा का दबाव, एयर प्रेशर था, जो एमसी ने अपनी शुद्ध शारीरिक ताकत से पैदा किया था। एमसी बड़ी बेरुखी से अपना हाथ उठाता है और उस हमले को वापस भेजने की तैयारी करता है। वह परम शांति से घोषणा करता है, मैं तुम्हारा यह तोहफा तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। अब वे जमे हुए तीर अपनी दिशा बदलते हैं और दोगुनी रफ्तार से वापस तीरंदाजों की तरफ छूट जाते हैं। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के सारे स्नाइपर्स और तीरंदाज अपने ही तीरों से बिंध कर ढेर हो जाते हैं। सफेद बालों वाला युवा गुरु हक्का बक्का और लाचार खड़ा रह जाता है।
अपनी पूरी सेना को इतनी आसानी से साफ होते देख उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा यह इंसान कल्पना से परे शक्तियों का मालिक है। वह सदमे में स्वीकार करता है कि एमसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था। वह खौफ में पूछता है, क्या तुम सचमुच एक ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुके हो? सीएमसी इस सवाल पर उसकी तरफ पूरी हिकारत और मजाक उड़ाती नजरों से देखता है। वह इस ग्रैंड मास्टर की पदवी पर थूकता है और इसे मामूली और कमजोर लोगों का ठप्पा बताता है। वह व्यंग्य से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए इतने घटिया और दयनीय शब्द का इस्तेमाल करने की। सफेद बालों वाला युवा गुरु गुस्से में पागल हो जाता है और अपने इलीट फाइटर्स को एक साथ मिलकर हमला करने का आदेश देता है। वह अपने आदमियों पर चिल्लाता है, इसे चीर डालो और अभी के अभी जान से मार दो। मेडिसिन किंग वैली के आयरन कॉर्प्सेस के नाम से जाने जाने वाले 4 खूंखार लड़ाके इस आदेश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे अपने जानलेवा हथियारों के साथ एक तालमेल बिठाकर एमसी पर झपटते हैं। उनका लीडर वादा करता है कि वह उसे उनके संप्रदाय के किलिंग अरे के दर्द का स्वाद चखाएगा, लेकिन एमसी बिना किसी हथियार के बिल्कुल खाली हाथ से उन पर सिर्फ एक वार करता है। उनका संयुक्त हमला पल भर में बिखर जाता है और उस विनाशकारी प्रहार से उनके शरीर हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। अपने साथियों को मक्खियों की तरह मरते देख आखिरी बचा हुआ लड़ाका पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है, घबरा जाता है और एमसी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ईएमसी उस विशालकाय लड़ाके को उसकी गर्दन से पकड़ता है और एक हाथ से हवा में उठा लेता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या ये वही लोग हैं जो खुद को इस धरती का भगवान बताते थे? सफेद बालों वाला युवा गुरु अपने इन मोहरों को अपनी आंखों के सामने कुचले जाते देख पूरी तरह गूंगा हो जाता है। एमसी बिना कोई रहम दिखाए उस लड़ाके की गर्दन मरोड़ देता है और पलक झपकते ही उसका खेल खत्म कर देता है। युवा गुरु पूरी तरह टूट चुका था और उसका सारा घमंड हवा हो चुका था। वह उसी ताबूत पर ढह जाता है। वह खौफनाक नजरों से इस बेरहम राक्षस एमसी को देखता है। वह हिस्टेरिकल अंदाज में चिल्लाता है और इस भयानक इंसान की असली पहचान पूछता है। वह अपनी जान बचाने के लिए आखिरी ढाल के रूप में अपने स्टेटस का इस्तेमाल करने की हताश कोशिश करता है। वह अपना परिचय देता है कि वह वैली का युवा गुरु है और शेखी बघारता है कि उसके पिता इंपीरियल लेवल एक्सपर्ट के माहिर खिलाड़ी हैं ताकि एमसी डर जाएं। वह लड़का घमंड से घोषणा करता है कि उसके पास एक जादुई मैजिकल टूल है जो उसे किसी भी हमले से बचाता है। वह डींगे मारता है कि कोई उसे छू तक नहीं सकता और देवताओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। एएमसी बस ठंडे लहजे में एक शब्द कहता है, टूट जा, और वह जादुई रक्षा कवच तुरंत बिखरकर टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। एमसी की इस प्रचंड शक्ति के सामने उस अहंकारी लड़के के कंधे पर एक अज्ञात बल का प्रहार होता है जो उसकी सुरक्षा को भेद देता है। इस क्रूर और अचानक हुए हमले के दर्द से वह पूरी ताकत से चीख उठता है। एमसी उसे एक ठोस और सीधा किक लात मारता है जिससे वह बिना किसी प्रयास के फर्श पर आ गिरता है। वह लड़का ठीक उसी काले ताबूत के अंदर जा गिरता है जिसे वह खुद लेकर आया था। एमसी व्यंग्य करते हुए उससे कहता है, चूंकि तुम्हें ताबूतों से इतना प्यार है तो यह वाला तुम्हारा हुआ। वह उसे ठंडक से आदेश देता है कि इस ताबूत में सीधा लेट जाए और बाहर आने की हिमाकत न करे। वह अपना अंतिम फैसला सुनाता है कि आज के बाद वह कभी इस ताबूत से बाहर नहीं निकलेगा और यही ताबूत अब उसका स्थायी घर होगा। एमसी अंदर बंद घबराए हुए युवा गुरु के ऊपर ताबूत का ढक्कन मजबूती से बंद कर देता है। वह अपने आदमियों को आगे आने और ताबूत को कीलों से अच्छी तरह ठोक कर सील करने का आदेश देता है। वह हुक्म देता है कि इस ताबूत को यून सिटी के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए ताकि यह दूसरों के लिए एक सबक बने। अंत में एमसी अपने चेले को पूरे संप्रदाय को एक बेहद सख्त और खौफनाक चेतावनी संदेश भेजने का आदेश देता है। यूएमसी अपने अधीनस्थ से कहता है कि वह ठीक ऐसी ही चेतावनी परिवार और मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय को भेजे। वह निर्देश देता है कि इस संदेश में उन सभी दुश्मनों और कायरों को भी शामिल किया जाए जो अंधेरे में छिपे हुए हैं। वह उन सभी को चुनौती देता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे उसका सामना करने के लिए यून सिटी आएं। इस दौरान एमसी के पीछे आसमान में बिजली कड़कती है जो उसके गुस्से और भयानक ताकत को दर्शा रही थी। युद्ध के मैदान में ताबूत के चारों ओर हारे हुए दुश्मनों के शव बिखरे पड़े थे। तभी अधीनस्थ अपने गुरु को बताता है कि राजधानी से एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण फोन आया है। वह फोन एमसी को सौंप देता है। फोन पर मौजूद घबराया हुआ कॉलर एमसी से पूछता है, क्या तुम अपनी इन हरकतों से पागल हो गए हो? वो चेतावनी देता है कि एमसी के ये कदम पूरे मार्शल आर्ट जगत के खिलाफ खुले तौर पर युद्ध की घोषणा है। एएमसी बड़ी बेरुखी से इसे खारिज करते हुए पूछता है, तुम किस युद्ध की बात कर रहे हो? वह उनका तिरस्कार करते हुए पूछता है कि क्या उनमें उससे लड़ने की औकात भी है?
वह कसम खाता है कि जब तक वे खुद को इस दुनिया का अजेय भगवान समझते रहेंगे, वह उनके अहंकार को कुचलता रहेगा और उनके घमंड को चकनाचूर करता रहेगा। वह कसम खाता है कि आज वह उस आसमान को चुनौती देगा जिसके पीछे वे छिपे हैं, और वह इस आसमान में ऐसा सुराख करेगा कि यह सीधे उनके सिर पर आ गिरेगा। अदृश्य फिर उस चेले सबॉर्डिनेट पर जाता है जो हाथ में एक विशाल हथौड़ा लिए ताबूत के सामने खड़ा है। वह उस अमीर और लाडले युवा गुरु का मजाक उड़ाता है जिसे आलीशान महलों में रहने की आदत है। लड़का ताबूत के अंदर कांप रहा था। वह इस काले भाग्य को स्वीकार न करते हुए पागलों की तरह चिल्लाता है। वह ताबूत को बंद करने से रोकने के लिए अधीनस्थ को डराने की आखिरी नाकाम कोशिश करता है। वह चिल्लाकर अपना नाम और ऊंचे पद का वास्ता देता है और शेखी बघारता है कि उसके पिता मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय के सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन वह चेला उसकी सभी धमकियों और भीखों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। एक सख्त और बेरहम नजर के साथ वह ताबूत के ढक्कन को कीलों से ठोकने के लिए अपना विशाल हथौड़ा चलाता है और उसे बेरहमी से बंद कर देता है। लड़के के लगातार चिल्लाने से परेशान होकर चेला उसे अत्यंत कष्टप्रद कहता है। ताबूत को कसकर सील करने के बाद वह अपने मास्टर के बाकी आदेशों को पूरा करने के लिए अपने आदमियों को बुलाता है। वह सैनिकों को इस भारी ताबूत को उठाने और इसकी मंजिल की तरफ बढ़ने का आदेश देता है, यानी इसे यून सिटी के साउथ गेट पर ले जाकर सबसे ऊपर लटकाने का निर्देश देता है ताकि हर कोई इसे देख सके। ताबूत को गेट पर लटका दिया जाता है और उसके बगल में खून से लिखा एक बोर्ड लगा दिया जाता है जो सीमा लांघने वाले हर शख्स को निश्चित मौत की चेतावनी देता है। इस भयानक और चौंकाने वाले नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए पत्रकारों और मीडिया की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अदृश्य एक गुस्से से तमतमाए आदमी पर जाता है जो अपनी भारी हताशा को दिखाने के लिए चाय के कप को जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली ची परिवार का मुखिया है। वह अविश्वास से अपने फोन को घूरता है और जो कुछ देख रहा था उसे पूरी तरह से पागलपन करार देता है। वह ताबूत वाली फोटो और खबरों को पढ़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि एमबीसी पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि ताबूत में बंद शख्स कोई और नहीं बल्कि संप्रदाय का युवा गुरु है। मीडिया हैरान होकर सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी भयानक ताकत है जिसने इस संप्रदाय को इस तरह अपमानित करने का दुस्साहस किया। परिवार का मुखिया गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और एमसी की इस दुस्साहसी हरकत को कोसता है जिसने उनके प्रभाव और स्थिरता को हिलाकर रख दिया था। अदृश्य वापस एमसी पर कट होता है जो घर पर बड़े आराम से खाना बना रहा है जबकि उसकी बच्ची उसे मासूमियत से देख रही है। तभी उसकी पत्नी रसोई में उसके पास आती है और प्यार से उसका नाम पुकारती है। वह उसे पीछे से गले लगाती है और आज की घटनाओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। वह डरते हुए पूछती है कि क्या दुश्मन उनकी बेटी नियान नियान को अगवा करने में कामयाब हो जाएंगे। ओएमसी खाना बनाते हुए ही उसे दृढ़ता से आश्वस्त करता है और वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह उसकी तरफ मुड़ता है और जोर देकर कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसकी बेटी को उससे नहीं छीन सकती। वह उसे प्यार से गले लगाता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उनकी रक्षा करेगा। आइची परिवार के मुख्यालय में उनका जासूस खौफ में घुटनों के बल बैठा है और पूछ रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वह पुष्टि करता है कि मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय को इस विनाशकारी अपमान के बारे में पहले ही पता चल चुका है। वह डर जताता है कि संप्रदाय अपना सारा गुस्सा और बदला उन पर निकाल सकता है, लेकिन मुखिया उसे सख्ती से चुप करा देता है और ऐसी निराशाजनक बातें सुनने से इनकार कर देता है। वह एमसी को कम आंकते हुए कहता है कि सिर्फ एक ताबूत लटकाने से वे डरने वाले नहीं हैं। वह उसे नासमझ कहता है जो यह सोच रहा है कि ये दिखावटी तरकीबें उन पर काम करेंगी। मुखिया पूरी ताकत और आत्मविश्वास से खिड़की के बाहर देखता है और कहता है कि वे एक कानूनन देश में रहते हैं। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या एमसी की शारीरिक ताकत उसे कानून के शासन से बचा पाएगी। वह स्वीकार करता है कि वे सैन्य रूप से अभी कमजोर स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए वह खेल के नियम बदलने और अन्य गंदी रणनीतियों का उपयोग करने का फैसला करता है। वह अपनी बैकअप एल प्लान बी को लागू करने का सख्त आदेश देता है जिसका मकसद एमसी को फंसाना था। वह प्रांत में उनके सभी ऊंचे संपर्कों और भारी सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। वह आदेश देता है कि उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत यून सिटी भेजा जाए। वह अपने मातहत को आदेश देता है कि एमसी की पत्नी की कंपनी पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के फर्जी आरोप लगाए जाएं और इन झूठे आरोपों के आधार पर नई कंपनी को तुरंत बंद करके सील कर दिया जाए। वह एमसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का आदेश देता है ताकि उसे सुधारा जा सके। वह व्यंग्य से चुनौती देते हुए सोचता है कि देखते हैं क्या एमसी में इन सरकारी अधिकारियों को भी ताबूत में लटकाने की हिम्मत है या नहीं। उसका मातहत सहमति में सिर हिलाता है और इन दुर्भावनापूर्ण आदेशों को पूरा करने के लिए निकल जाता है।
तभी खुफिया एल इंटेल से एक नोटिफिकेशन पुष्टि करता है कि दुश्मन सीधे उनके बिछाए जाल में फंस चुके हैं। वे एमसी को सूचित करते हैं कि राजधानी से विशेष रूप से भेजी गई एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी यून सिटी पहुंच चुकी है। यह पता चलता है कि इस समिति का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि एलन जनरल डायरेक्टर ऑफ द प्रोविंशियल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन है। एमसी एक सेब छीलते हुए बड़े आराम से इस रिपोर्ट को सुनता है। उस अधिकारी का नाम सुनते ही वह व्यंग्य से निष्कर्ष निकालता है कि यह अधिकारी ची परिवार का एक वफादार पालतू एल लैपडॉग मात्र है। स्थिति को समझते हुए एमसी अपना ईयरपीस कान में लगाता है। वह शांत भाव से अपने वफादार अधीनस्थ तियानगांग एल के ठिकाने के बारे में पूछता है और अगले कदम की तैयारी करता है। वह कम्युनिकेशंस के जरिए अपने चेले को तुरंत कार्रवाई करने का निर्णायक आदेश देता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह उससे कहता है, अब काम पर लगने और इन घुसपैठियों को कुचलने का समय आ गया है। अंत में एमसी ठंडे लहजे में अपने प्रतिद्वंद्वी को चेतावनी देता है, फर्श पर खून नहीं गिरना चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी को खून की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सरकारी गाड़ियों का एक काफिला यूनियन कंपनी एल के मुख्यालय के सामने आकर रुकता है। वह भारी शरीर वाला सरकारी अधिकारी अपने आदमियों को कंपनी को घेरने और दरवाजों को तुरंत एल लॉकडाउन करने का आदेश देता है। वह सख्त आदेश जारी करता है कि किसी भी व्यक्ति को इमारत के अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। वह अपने आदमियों को सभी कंप्यूटरों और अकाउंटिंग किताबों को जब्त करने का निर्देश देता है और जांच के नाम पर हर छोटी बड़ी चीज़, यहाँ तक कि सबसे बेकार कागजात की भी तलाशी लेने और उन्हें सील करने पर जोर देता है। उसके आदमी कंपनी के खिलाफ इन दमनकारी आदेशों को पूरा करने के लिए तेजी से इमारत के अंदर घुस जाते हैं। वह मोटा सरकारी अधिकारी और उसके गुंडे पूरी तरह से घमंड में चूर होकर यूनियन कंपनी के मुख्यालय में जबरन घुस आते हैं। अगले ही पल वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट लड़की खून की उल्टियां करने लगती हैं। दरअसल अंदर घुसते ही उस अधिकारी ने लड़की को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। वह अधिकारी रोती हुई लड़की के चेहरे के सामने उंगली उठाकर उसे डराने और अपमानित करने की कोशिश करता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। वह अपनी सरकारी वर्दी का रौब दिखाते हुए उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर करता है और बदतमीजी से चिल्लाकर उसे रास्ते से हटने को कहता है। तभी अचानक कहीं से एक जोरदार प्रहार होता है जिससे अधिकारी का एक आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अधिकारी घबरा जाता है और चिल्लाता है, कानून लागू करने वालों पर हमला करने की हिम्मत किसने की। वो इस बात से पूरी तरह सदमे में था कि सुबह सुबह ऐसा विद्रोही हमला हो सकता है। तभी एमसी का सुरक्षा गार्ड वहां दिखाई देता है जो आराम से सिगरेट पी रहा था और ताश खेल रहा था। वह उन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में पूछता है, क्या तुम लोग बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ सकते जिस पर लिखा है कि कुत्तों और व्यापारियों का आना मना है। यह सीधा अपमान सुनकर अधिकारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गार्ड को गालियां देते हुए उसकी मामूली नौकरी का मजाक उड़ाता है। वह गर्व से चिल्लाकर अपनी पहचान बताता है कि वह रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है ताकि गार्ड डर जाए। वह उंगली उठाकर गार्ड पर विद्रोह और सरकारी आदेश की नाफरमानी का आरोप लगाता है। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, इसे अभी के अभी हथकड़ी लगाओ। या गार्ड उसके आदेशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह बड़ी ही बेफिक्री और ठंडे मिजाज के साथ अपने ताश के पत्तों को हवा में उछालता है और पलक झपकते ही अधिकारी के सारे आदमियों को धूल चटा देता है। सभी दर्द से चीखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी जमीन पर गिरकर अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर दर्द से तड़प रहा था। अपने आदमियों को इस तरह पिटते देख अधिकारी अपनी जगह पर जम जाता है और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। घबराया हुआ अधिकारी लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह गार्ड कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक उच्च स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है। वह गार्ड को अपनी ओर आते देख खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश के तौर पर शक्तिशाली ची परिवार के नाम का सहारा लेता है। वह दावा करता है कि उसके पास बड़े अधिकारियों के आदेश हैं और वह कांपती उंगली से गार्ड को चेतावनी देता है कि उसे छूने की हिम्मत भी न करे। गार्ड कड़े लहजे में पलटवार करते हुए साफ कर देता है कि उसका असली निशाना तो ची परिवार ही है जिसे वह पूरी तरह तबाह करने वाला है। इसके बाद वह सजा के तौर पर अधिकारी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। उस भयानक थप्पड़ के प्रभाव से अधिकारी हवा में उड़ता हुआ सीधा रिसेप्शन डेस्क पर जा गिरता है। अधिकारी दर्द से कराहते हुए धमकी देता है कि अगर वे कभी यूं सिटी आए तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। गार्ड अपना भारी बूट फर्श पर पड़े अधिकारी के चेहरे पर बेरहमी से रख देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगली बार इन कमजोरों को लाने के बजाय पूरी सेना लेकर आना। गार्ड रॉब झाड़ते हुए कहता है कि यह लड़ाई तो उसके लिए सिर्फ एक वार्म अप थी। वह अपना पैर और दबाता है और धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा बदतमीजी की तो वह उसे जान से मार देगा।
फिर वह बाकी बचे डरे हुए गुंडों की तरफ मुड़ता है और उन्हें डांटता है कि वे बेवकूफ़ों की तरह वहां क्यों खड़े हैं। वह नफरत से उन्हें आदेश देता है कि अपने इस हारे हुए बॉस को उठाएं और यहां से दफा हो जाएं, क्योंकि वे कंपनी के साफ फर्श को गंदा कर रहे हैं। वह धमकी देता है कि अगर वे तुरंत उसकी नज़रों के सामने से नहीं भागे तो वह उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। डरे हुए गुंडे तुरंत अपने बॉस को उठाते हैं और जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। इसके बाद का दृश्य नन्ही नियान नियान पर जाता है, जो बड़ी ही मासूमियत से अपना खाना खा रही है। एमसी का वफादार सबॉर्डिनेट अपने मालिक के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी गुप्त रिपोर्ट पेश करता है। वह सम्मानपूर्वक बताता है कि घुसपैठियों से निपट लिया गया है और जगह को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। वह मजाक में जोड़ता है कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी वांग दी को बाहर फेंक दिया गया है और सजा के तौर पर अब वह पूरी जिंदगी फीडिंग ट्यूब के सहारे ही खाना खा पाएगा। यह सुनकर एमसी की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ची परिवार इन मोहरों का इस्तेमाल सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया को जांचने के लिए कर रहा है। वह अपनी आंखें बंद करता है और उनकी इस घटिया और कायरतापूर्ण चाल पर थू थू करता है। वह समझदारी से अंदाजा लगा लेता है कि इन छोटे मोटे हमलों का असली मकसद सिर्फ समय बर्बाद करना है। इसके बाद उसका ध्यान बड़े खतरे की तरफ जाता है, मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय पर। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वे किसी भी पल अपनी चाल चलने वाले हैं। अचानक छोटी बच्ची के पास खड़ा अधीनस्थ गंभीर हो जाता है। वह अपने मालिक को रिपोर्ट करता है कि उनके सर्विलेंस नेटवर्क ने एक खतरनाक चेतावनी संकेत पकड़ा है। मेडिसिन किंग वैली की गहराइयों से बहुत भारी और हिंसक ऊर्जा तरंगें, वायलेंट एनर्जी वेव्स निकल रही हैं। ये ऊर्जा का एक ऐसा धमाका था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अदृश्य में घाटी के द्वारों से 3 भयानक औरस फूटती हुई दिखाई देती हैं। ये 3 अलग अलग रंगों की ऊर्जा किरणें पूरी रफ्तार से यून सिटी की तरफ बढ़ रही होती हैं। एमसी ऊर्जा तरंगों के आधार पर दुश्मनों की ताकत का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वे पीक ग्रैंड मास्टर स्तर के हैं। लेकिन वह उन्हें मामूली बड़े चींटे कहकर खारिज कर देता है, जिनसे कोई वास्तविक खतरा नहीं है। वह अपने अधीनस्थ को तुरंत शहर के मुख्य द्वार पर जाकर इन घुसपैठियों का इंतजार करने का आदेश देता है। सब बैठे बैठे एमसी अपना अंतिम आदेश देता है और एक खूंखार संदेश भिजवाता है। हमारे पास कॉफिन्स की कमी हो रही है, इसलिए आने वाले नए मेहमानों के स्वागत के लिए 3 अतिरिक्त ताबूत बुक कर दो। शहर के मुख्य द्वार पर एक भयानक चेतावनी बोर्ड लटका दिया जाता है, जो इसे पार करने वाले हर व्यक्ति को निश्चित मौत का संदेश देता है। उत्सुक नागरिकों की भीड़ गेट के आसपास जमा हो जाती है और अपने फोन पर इस अजीब नज़ारे को रिकॉर्ड करने लगती है। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि जो ताबूत वहां लटका हुआ है वह वास्तव में वैली संप्रदाय के यंग मास्टर का है। तभी गेट के सामने छायों से घाटी के 3 भयानक बुजुर्ग एल्डर्स प्रकट होते हैं और सबको पीछे हटने का आदेश देते हैं। इन बुजुर्गों को देखते ही नागरिकों के चेहरों पर खौफ छा जाता है और लोग डर के मारे अपनी जगह पर जम जाते हैं। चमकती लाल आंखों वाला एक डरावना बुजुर्ग आगे बढ़ता है और गुस्से में बुदबुदाता है। वह अपने युवा गुरु को दी गई यातनाओं पर भारी गुस्सा और दुख व्यक्त करता है। उसके भयानक और जहरीले ऑरा के कारण नागरिकों के फोन और कैमरे अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं। लोग दर्द और डर से चिल्लाने लगते हैं, अपने कान बंद करते हैं और उस विनाशकारी ऊर्जा से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो उस जहरीली ऊर्जा के भारी दबाव के कारण जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगते हैं। इस अराजकता के बीच वफादार अधीनस्थ पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अकेले ही तीनों बुजुर्गों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। वह हाथ में एक विशाल स्पाइक्ड क्लब लिए हुए है। वह एक हाथ वाले बुजुर्ग का मजाक उड़ाता है और दूसरे बुजुर्ग को, जिसका पैर खराब है, उकसाकर उसका अपमान करता है। वह तीसरे डरावने बुजुर्ग पर तंज कसते हुए घोषणा करता है कि उसके मालिक ने एक अंतिम संदेश भेजा है। वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि विशेष रूप से उन तीनों के लिए 3 ताबूत तैयार किए गए हैं। वह उन्हें चुनौती देता है, क्या तुम लोग खुद ही इन ताबूतों में सीधे लेट जाओगे या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? तीनों बुजुर्ग गुस्से और प्रतिशोध की आग में चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी उनमें से एक बुजुर्ग अपनी सन की मुस्कान बिखेरता है और कहता है कि वह इसके बजाय उन्हें मरने में मदद करेगा। बुजुर्ग की आंखें हरी चमकती हैं और वह स्वीकार करता है कि अधीनस्थ की शारीरिक ताकत प्रभावशाली है, लेकिन वह गर्व से दावा करता है कि उसकी अपनी तकनीकों के सामने इस कच्ची ताकत का कोई मोल नहीं है। वह अधीनस्थ के शरीर को कागज की तरह कमजोर बताता है, जिसे फाड़ना बेहद आसान है। वह और अधिक समय बर्बाद न करने की बात कहता है और याद दिलाता है कि उनका युवा गुरु अभी भी उस ताबूत में ऊपर लटका हुआ है, जो उनकी हार का जीता जागता सबूत है। बुजुर्ग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि इस सार्वजनिक अपमान से घाटी के मालिक के सम्मान को ठेस पहुंची है।
वह चिल्लाकर आदेश देता है कि सबसे पहले इस कष्टप्रद अधीनस्थ को खत्म किया जाए ताकि वे अपने कलंक को धो सकें। वह यून सिटी में होने वाले ब्लड सैक्रिफाइस की ओर इशारा करता है। वह ताकतवर अधीनस्थ ताबूत के सामने मजबूती से डट जाता है ताकि किसी को भी आगे बढ़ने से रोक सके। वह सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति को मौत की सजा देने का वादा करता है। वह इस महामुकाबले के लिए तैयार होता है और दुश्मन को डराने के लिए एक जोरदार हुंकार भरता है। वह अपनी इनर एनर्जी को सक्रिय करता है, जिससे उसकी अलौकिक शक्ति और एक ग्लोइंग ऑरा दिखाई देने लगता है। वह अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक को उजागर करता है, जिससे उसका शरीर हीरे जैसा सख्त हो जाता है। इसके बाद वह उस संप्रदाय के बुजुर्ग से टकराता है जो अपनी ग्लोइंग रेड पाम से उस पर प्रहार करता है। दोनों के बीच एक भयानक टक्कर होती है और दोनों की ऊर्जाएं आपस में इतनी भयानक तरीके से टकराती हैं कि पूरे इलाके में एक विशाल शॉकवेव फैल जाती है। दुश्मन के वार की असली ताकत के कारण वह सबऑर्डिनेट पीछे धकेला जाता है और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसे एहसास होता है कि इस ताकतवर दुश्मन को अकेले हराना काफी मुश्किल होने वाला है। अब बुजुर्ग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने बहुत जल्दी हवा में उड़ना शुरू कर दिया था। वह घमंड से दावा करता है कि अधीनस्थ का उसके इस वार से जिंदा बच जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस पर वह गर्व कर सकता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वह कहता है, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। वह वहीं पर खेल खत्म होने की घोषणा करता है। तभी संप्रदाय के बाकी दो बुजुर्ग भी इस अंतिम मुकाबले के लिए अपने साथी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों बुजुर्ग एक कम्बो अटैक एल के लिए अपनी युद्ध मुद्राएं संभालते हैं और एक जटिल आपस में जुड़ी मार्शल तकनीक को सक्रिय करके एक फॉर्मेशन बनाते हैं, द मैजिकल ट्रिपल टैलेंट्स परगेटरी एरे, जो अधीनस्थ को चारों तरफ से घेर लेती है। गार्ड को समझ आता है कि वो सीधे उनके जाल में फंस चुका है और उस फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से जकड़ गया है। और ठीक उसी समय युद्ध के मैदान में एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उसका हॉर्न जोर से गूंजता है। हमारा मुख्य किरदार एमसी बड़े ही शांत अंदाज में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा दिखाई देता है। वह अपने अधीनस्थ को आवाज लगाता है और इस बात पर नाराजगी जताता है कि वह इन दुश्मनों को खत्म करने में कितनी सुस्ती दिखा रहा है। वह उसे डांटते हुए कहता है, इस तरह पीछे धकेले जाना इसी का नतीजा है जब तुम ट्रेनिंग में ढिलाई बरतते हो। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे अब अपनी गलती का सबक मिल गया है। वह अपने पिटे हुए अधीनस्थ पर अपनी ठंडी और तीखी नजरें गड़ाए रखता है। अधीनस्थ सफाई देते हुए कहता है कि उसका सामना एक पीक ग्रैंड मास्टर स्तर के योद्धा से है, इसी वजह से उसे इतनी चोटें आई हैं। इस अचानक दखल अंदाजी से बुजुर्ग भड़क जाता है और नए आने वाले को हरामी कहता है। वो गुस्से में जानना चाहता है कि यह कौन है जिसकी हमारे सामने आने की हिम्मत हुई। वो इस बात से हैरान था कि कोई उनके संप्रदाय को इस तरह नीचा दिखाने और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करने का दुस्साहस कर रहा है। एएमसी बड़ी बेरुखी से पलटवार करता है कि उसकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी तीखी नजरें बनाए रखता है और कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ और ही है। वह समझाता है, तुम्हारी इकलौती और सबसे घातक गलती यह है कि तुमने मेरा रास्ता रोका है। वह स्थिर कदमों से अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने अधीनस्थ की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, वह जादुई अरे पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। बुजुर्ग अपने सर्वश्रेष्ठ व्यूह के टूटने के झटके से दूर जा गिरता है। वह पूरी तरह सदमे में था कि एमसी के बिना उंगली उठाए ही उनका यह चक्रव्यूह इतनी आसानी से बिखर गया। एएमसी अपने अधीनस्थ के माथे पर अपनी 2 उंगलियां छुआता है, जिससे ऊर्जा का एक केंद्रित विस्फोट निकलता है। वह ऊर्जा अधीनस्थ के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और उसे अपने अंदर एक अकल्पनीय, असीमित शक्ति का एहसास होता है। ताकत के इस विशाल अंतर को देखकर बाकी बुजुर्गों में से एक पूरी तरह अवाक रह जाता है। वह सदमे में पहचान लेता है कि अधीनस्थ को दी गई इस ऊर्जा में गॉड ऑफ वॉर की इच्छा शक्ति समाहित है। वह गहरे खौफ में सोचने लगता है कि कोई पलक झपकते ही ऐसी भयानक शक्ति कैसे दे सकता है। वह बड़बड़ाने लगता है कि आखिर उनका सामना किस रहस्यमयी और राक्षसी ताकत से हुआ है। एएमसी अपने अधीनस्थ को इस लड़ाई को खत्म करने के लिए केवल 2 मिनट की सख्त समय सीमा देता है। वह जोर देकर कहता है कि उसे बिना किसी देरी के समय पर काम पूरा करना होगा। वह अपनी इस जल्दबाजी की वजह भी बताता है, क्योंकि वह आधी मिडनाइट स्नैक के लिए समय पर घर वापस जाना चाहता है। अपने मास्टर से मिली नई ऊर्जा से पूरी तरह रिचार्ज होकर अधीनस्थ दोबारा लड़ाई में कूदने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही वह अपने गुरु को इस शक्ति के लिए धन्यवाद देता है, उसका शरीर भारी ऊर्जा से सुलग उठता है। वह एक जंगली जानवर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता है और अपने पीछे पूर्ण विनाश के निशान छोड़ता जाता है। जब बुजुर्गों को समझ आ जाता है कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं और वे जिंदा बचने के लिए पीछे हटने का फैसला करते हैं,
वे एक दूसरे से तुरंत वहां से भाग निकलने की अपील करते हैं, लेकिन अधीनस्थ एक बुजुर्ग का सिर दबोच लेता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है, अब बताओ, तुम्हारी ताकत कहाँ गई? वो चुनौती देता है कि देखते हैं उसका सिर ज्यादा मजबूत है या फर्श की टाइलें। वो पूरी ताकत से बुजुर्ग का सिर जमीन पर दे मारता है, जिससे टाइलें टूट जाती हैं और धूल का गुबार उड़ जाता है। सबाकी बचे दो बुजुर्ग एक आखिरी हताश कोशिश में मिलकर अधीनस्थ का सामना करने का फैसला करते हैं। पूरी तरह डरे होने के बावजूद वे अपने अंतिम हमले के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन अधीनस्थ एक खौफनाक साएं और कुचल देने वाली ताकत के साथ उन पर झपटता है, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वह अपनी पूरी बादशाहत दिखाते हुए एक और बुजुर्ग को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद वह उस बुजुर्ग को पकड़ता है जिसका नाम डिसफिगर्ड था। वह उसके इस नाम का मजाक उड़ाता है और फैसला करता है कि वह उसे सचमुच उसके नाम के लायक बना देगा। वह बेरहमी से उस बूढ़े आदमी के पैर तोड़ देता है और वह बूढ़ा दर्द से बुरी तरह चीख उठता है। अधीनस्थ बड़ी जीत की मुस्कान के साथ अपने मास्टर को मिशन पूरा होने की रिपोर्ट देता है। वह गर्व से घोषणा करता है कि उसने यह लड़ाई महज 1 मिनट और 50 सेकंड में खत्म कर दी है और वह अपनी समय सीमा से आगे नहीं गया। ये एमसी अपने अधीनस्थ को शवों को वहां से हटाने और सफाई करने का आदेश देता है, लेकिन अधीनस्थ सुझाव देता है कि वैली मास्टर के बेटे को उस ताबूत में अकेले छोड़ना थोड़ा उदास करने वाला लगता है, इसलिए क्यों ना इन तीनों बुजुर्गों को भी संगति के लिए उसी के बगल में लटका दिया जाए। एमसी हामी भरते हुए सिर हिलाता है और कहता है कि यह एक बेहतरीन प्लान है। वह काम पूरा करने के लिए 3 अतिरिक्त बोर्ड लगाने का आदेश देता है और मजाक में कहता है कि अब ये चारों मिलकर आराम से माजोंग खेल सकते हैं। अजमीन पर पड़ा हारा हुआ बुजुर्ग बुरी तरह कांपते हुए हाँफ रहा होता है। वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एमसी को धमकियां देता है और उस पर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को अपमानित करने का आरोप लगाता है। वह चेतावनी देता है कि उनके वैली मास्टर इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह घोषणा करता है कि उनके गुरु का सिक्लूजन से बाहर आने का दिन बेहद करीब है। वह कसम खाता है कि उनका संप्रदाय इसका बेहद क्रूर बदला लेगा और यून सिटी पूरी तरह से खून से नहा जाएगी। एएमसी इस धमकी का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है। वह खून से नहाने वाली बात को हंसी में उड़ाते हुए बुजुर्ग से कहता है कि वह अपने गुरु को उसके सपनों में एक संदेश दे दे। अपने गुरु से कहना कि अपनी गर्दन साफ करके रखे और अपनी मौत का इंतजार करे। वह घोषणा करता है कि वह खुद जाकर संप्रदाय के मुखिया का शिकार करेगा और उसे खत्म करेगा। इसके बाद वह अपने आदमियों को इस तमाशे को खत्म करने का आदेश देता है और कहता है, इन तीनों कीड़ों को तैयार किए गए ताबूतों में ठूंस दो। अगले दृश्य में एक फोन वीडियो दिखाया जाता है जिसमें शहर के गेट पर लटके हुए ताबूत नजर आ रहे हैं। चीक्लैन का मुखिया बेहद गंभीर चेहरे के साथ इस क्लिप को देख रहा होता है। गुस्से में उसका खौफनाक ऑरा बाहर आता है, जिससे उसके पास खड़ा उसका अधीनस्थ भारी दर्द के कारण खून की उल्टी कर देता है। मुखिया के चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा और सदमा छा जाता है। वो हैरान होकर सोचता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो ऐसा कदम उठाए। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि शिकार बनने वाले लोग शक्तिशाली मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय के सदस्य हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दोषी को पूरे मार्शल आर्ट जगत को भड़काने का कोई डर नहीं है। तभी उसका अधीनस्थ एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि हमले में शामिल एलन ट्यंगंग नाम के चेले ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया वह एक गॉड ऑफ वॉर के बराबर थी। ची परिवार का मुखिया अपने अधीनस्थ पर चिल्लाता है और एमसी को किसी भी कीमत पर जिंदा न छोड़ने की बात कहता है। वह गुस्से में बिफरते हुए कहता है कि वे एमसी की इस विद्रोही हरकत को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह स्थिति को संभालने के लिए तुरंत अपनी कार तैयार करने का आदेश देता है और घोषणा करता है कि वह इस मामले में दखल देने के लिए एक बहुत बड़े हेवी हिटर शक्तिशाली योद्धा को बुलाने जा रहा है। वह खुलासा करता है कि उसका असली निशाना एमसी चेन जुनलीन को खत्म करना है। वह उस शक्तिशाली योद्धा पर पूरा भरोसा जताते हुए शेखी बघारता है कि वह अकेले ही 10 ग्रैंड मास्टर्स को धूल चटा सकता है। वह एमसी की ताकत का मजाक उड़ाते हुए सोचता है कि क्या उसमें उस योद्धा को चुनौती देने की हिम्मत भी होगी। वह कल तक इस मामले को हमेशा के लिए रफा दफा करने का समय तय करता है और कसम खाता है कि वह एमसी को अपने सामने एक कुत्ते की तरह घुटनों के बल लाकर छोड़ेगा। इस बीच एमसी एक ऊंचे स्थान पर बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा है और शहर की रोशनी को देखते हुए स्थिति का जायजा ले रहा है। उसका अधीनस्थ रिपोर्ट करता है कि ची परिवार का मुखिया कल रात चुपके से नन्हाई क्षेत्र के लिए निकला था और वह वहां ये परिवार के आवास पर पहुंच चुका है। एएमसी व्यंग्य करते हुए कहता है कि कुछ दुश्मन तब तक सबक नहीं सीखते जब तक उनके सारे दांत बाहर न आ जाएं। वह कड़े शब्दों में कहता है कि इस तरह के लोगों को दर्द तभी महसूस होता है जब उन्हें करारी चोट लगती है। वह तुरंत अपनी अंडरवर्ल्ड ताकतों
द डार्क पैलेस को सक्रिय करने का आदेश देता है और ची परिवार से जुड़ी हर एक चीज पर ग्लोबल लॉकडाउन लगाने का निर्देश देता है। साथ ही उनकी सभी वित्तीय संपत्तियों और विदेशी निवेशों को तुरंत फ्रीज और जब्त करने का हुक्म देता है। अगले दृश्य में ची परिवार की हवेली के ठीक सामने आर्म्ड फोर्सेस तैनात दिखाई देते हैं। तभी ची परिवार के मुखिया के साथ कैबिनेट का एक सदस्य वहां पहुंचता है। मुखिया इशारा करता है कि कोई उनके रास्ते में खड़ा है और बताता है कि यही आदमी उनका निशाना है। यानी खुद एमसी कैबिनेट का वह सदस्य समझ जाता है कि सामने कौन है और वह गुस्से में चिल्लाकर एमसी का नाम लेता है। चेन जुनलीन। वह बड़े ही घमंड के साथ अपना परिचय देता है। मैं ये जियांगवो हूं। वह आगे जोड़ता है कि वह कैबिनेट की तरफ से उसे संभालने के लिए उच्च स्तरीय आदेश लेकर आया है। वह एमसी से कहता है कि वह यहां उसके खिलाफ सजा के फैसले को एग्जीक्यूट करने आया है। वह बेहद अहंकार के साथ आदेश देता है।